नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और बहुत बढ़िया वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपने एग्रीगेट्स, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है ना नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की, वो भी तुम्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे ये चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेरे पास पूरी स्लाइड रेडी है बट मैं कोई स्लाइड स्टार्ट नहीं कर रही हूँ अभी। मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगी, देखो कैसे बनते हैं हमारे रिलेटेड एग्रीगेट। रिलेटेड एग्रीगेट बनाने के लिए सिंपल तुम्हें स्टेप को फॉलो करना है। ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मुझे आज तक याद है। इतना बढ़िया मेथड है, तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ जिससे आप भी बहुत अच्छे से समझ जाओ, कल को आप भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था क्लास 12 में रिलेटेड एग्रीगेट्स को लर्न करने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, आपको मैं कह रही हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता क्या होते हैं, तो मैं कह रही हूँ तुम्हें नहीं पता रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, तब भी आप रिलेटेड एग्रीगेट्स को इस वे में जो है धीरे धीरे समझ जाओगे। 4 बार आपको जी लिखना है। एग्रीगेट्स लर्न करने का ये बहुत आसान तरीका है। 4 बार आपको एन लिखना है। क्या लिखना है? 4 बार एक पेपर पे जी लिखो, 4 बार एक पेपर पे एन लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको इस रिदम को फॉलो करना है, डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी, ठीक है। क्या करना है? 4 बार जी लिखना है, 4 बार एन लिखना है, फिर लिखना है डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी, ठीक है। यहाँ तुम्हारे रिलेटेड एग्रीगेट्स अभी बनने वाले हैं, ठीक है। यही होते हैं हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स 8। अभी इनमें कुछ कमी बाकी है। फिर क्या करना है आपको? पोस्टस्क्रिप्ट पता है ना, वो तो छोटा सा नीचे लिख देते हैं। फिर आपको इस रिदम को फॉलो करना है, एम पी एफ सी एम पी एफ सी एम पी एफ सी एम पी एफ सी। ये बन गए तुम्हारे रिलेटेड एग्रीगेट्स 8 के 8। जी डी पी एम पी जी डी पी एफ सी, जी एन पी एम पी जी एन पी एफ सी, एन टी पी एम पी एन डी पी एफ सी, एन एन पी एम पी एन एन पी एफ सी। ये होती है हमारी नेशनल इनकम। ये सारा चैप्टर ही तुम इसे ढूंढने के लिए पढ़ रहे हो, इस एन एन पी एफ सी को। तो अब बताऊंगी तुम्हें ये जी क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एन पी क्या है और एफ सी क्या है। समझ गए रिलेटेड एग्रीगेट? दोबारा बनाते हैं सारे के सारे रिलेटेड एग्रीगेट। देखो ऐसे बनते हैं रिलेटेड एग्रीगेट। मैंने क्या कहा? रिलेटेड एग्रीगेट के लिए आपको क्या करना है? जी 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 जी, एन 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 एन, 4 बार जी 4 बार एन। फिर एक रिदम को फॉलो करना है, डीपी डीपी एनपी एनपी डीपी डीपी एनपी एनपी। फिर क्या लिखना है यहाँ पे? पोस्टस्क्रिप्ट, वो जो है छोटी वाली स्क्रिप्ट में लिखना है यहाँ पे एम पी एफ सी एम पी, और जो है यहाँ एफ सी आएगा, ठीक है। एफ सी एम पी एफ सी एम पी एफ सी। अब इनका नामकरण करेंगे। कैसे? जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। जी मतलब क्या है? ग्रॉस। डीपी मतलब क्या है? डीपी मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी मतलब क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन। एनपी मतलब क्या है? एनपी मतलब है नेशनल प्रोडक्ट। एनपी मतलब क्या है गाइस? एनपी मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो छोटे से एमपी लिखा है, एमपी मतलब है मार्केट प्राइस, ओके जी। एंड एफसी मतलब है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें जो है ये लर्न हो गए सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब इन्हें तुम बता सकते हो जीडीपी एमपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ गए ना? जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एमपी मार्केट प्राइस। जीडीपी एफसी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एमपी क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट जो है मार्केट प्राइस। और जीएनपी एफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट जो है फैक्टर कॉस्ट। फिर एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? ये एनएनपीएफसी होती है नेशनल इनकम। क्या हुआ ये? अच्छा एन तो बताया नहीं मैंने तुम्हें। एन स्टैंड्स फॉर नेट, एन स्टैंड्स फॉर नेट। एन किसके लिए स्टैंड करता है? नेट के लिए। ये जो एन आ रहा है ना यहाँ पे, एनडीपी एनडीपी एनएनपी एनएनपी, एन स्टैंड्स फॉर नेट। तो हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये होती है नेशनल इनकम। सारा खेल ही हमारा चैप्टर में इसको ढूंढने का चल रहा है। डन। ये आ गए आपके रिलेटेड एग्रीगेट। समझ गए हर बच्चा? ये रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई ये एक रिलेटेड एग्रीगेट से दूसरे रिलेटेड एग्रीगेट में पहुंचना हो तो क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपने स्लाइड से।
नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, अब तुम सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स को जानते हो, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, नाउ यू नो, इनका नाम भी पता है तुम्हें, पूरा फुल फॉर्म में क्या होता है, ठीक है। अब हमें ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, एंड ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट समझनी पड़ेगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट करना, तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने स्टडी में, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो स्टॉक ऑफ कैपिटल होती है उसमें जो एडिशन होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शोरूम है, एक शोरूम वाला है, ठीक है, उसने बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है अपने शोरूम के अंदर, वो एक और गाड़ी खरीद के लाया बेचने के लिए, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो क्या हो गया? वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया अपनी जो है गाड़ियों की इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। तो मेरी एक केचप की फैक्ट्री है, मैंने उसके लिए एक नई मशीनरी खरीदी जो बहुत तेज़ी से केचप बनाएगी, तो मैंने इन्वेस्ट करा है। सिंपल ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, ये देख लो आप, इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल में करे जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल हो गया जैसे मशीनरी हो गई, मशीन के लिए जितना भी मैं इन्वेस्टमेंट करी हूँ वो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे जितने भी टमाटर मैं खरीदूंगी अपनी केचप फैक्ट्री के लिए, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। तो ये एक वो बना लेते हैं हम डायग्राम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक। ये दो टाइप की होती है इन्वेस्टमेंट, एक हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो मशीन खरीदी, और एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसमें रॉ मटेरियल खरीदे थे। फिक्स्ड कैपिटल में मशीन खरीदी गई, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या हो गई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो रॉ मटेरियल खरीदा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? देयर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल एंड दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप समझो जो बेसिक दो इन्वेस्टमेंट पड़ती है हमें, जो हमें समझनी है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस समझना है हमारे को। तो इसका एग्जांपल ना मैं हमेशा ना गाड़ियों से बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं गाड़ियों से एग्जाम्पल देती हूँ इसका, कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस अगर पता लगाना है क्या होता है तो वो आप गाड़ियों से समझ सकते हो बहुत आसान से। मैंने कहा तुमने 2021 के अंदर एक स्कॉर्पियो खरीदी 20 लाख की, ठीक है। तुमने एक काले रंग की बेहतरीन सी स्कॉर्पियो खरीदी, वो काली शीशे वाली, कितने की खरीदी? 20 लाख की खरीदी। अब चल रहा है भाई साहब 2024। आज मैं कह रही हूँ तुम्हारा मन करे यार इसे बेचते हैं, नई गाड़ी खरीदेंगे, तो अब तुम उसे बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या 20 लाख ही होगी? आज भी 20 लाख की बिकेगी तुम्हारी? नहीं। तुम कहोगे नहीं दीदी अब तो थोड़ी सस्ती बिकेगी, यूज कर चुके हैं हम उसको इतने समय तक, काफी समय चल गई है, वेयर एंड टीयर हो गया है उसका, ठीक है, तो अब थोड़ी सस्ती बिकेगी दीदी। अब हम मान के चले चलो 15 लाख की बिक जाएगी हमारी। तो यहीं पे तुम जब ये बातें करते हो ना अपनी डेली लाइफ में, मैंने सुना है बच्चों को बहुत गाड़ियों पे डिस्कशन करते हुए, यहीं तुम ग्रॉस और नेट सब पता होता है तुम्हारे को, बस तुम्हें टेक्निकल टर्म्स जानने हैं। तो यहाँ पे जो स्कॉर्पियो जब तुमने खरीदी शोरूम से जाके, या जिस दिन पहले दिन जब तुमने अपनी गाड़ी खरीदी 2021 में, तो जो इसकी ये 20 लाख वैल्यू थी, इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे? हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, अब जब 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तो 2024 आ गया है, अब इतना समय जब बीत गया, अब तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गाइस नेट वैल्यू। ये क्या होती है? ये होती है नेट वैल्यू, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू का कितना हुआ? सिंपल मान लो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी आपकी? 20 लाख। नेट वैल्यू आपकी गाड़ी की अब कीमत कितनी बची है? 15 लाख, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आया? इस डिफरेंस को इमेजिन करते हैं, इमेजिन नहीं सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आया। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी हमारी? 20 लाख, ठीक है। डिफरेंस जानने के लिए क्या करेंगे हम? ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू कितनी थी आपकी ग्रॉस वैल्यू थी 20 लाख, ठीक है, और नेट वैल्यू आपकी कितनी है? 15 लाख है। तो आपके पास डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 5 लाख का, ठीक है। अब ये जो 5 लाख का डिफरेंस आया ग्रॉस और नेट का, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बहुत सारे बच्चों को पता भी है डेप्रिसिएशन का मतलब, जिनको नहीं पता है बताती हूँ। डेप्रिसिएशन होता है जो कॉस्ट कम होती रहती है चीज़ों की दिन पर दिन, या जो उन पे मरम्मत के लिए उन पे खर्चा करा जाता है। जब 2021 में गाड़ी ली थी तो आज 2024 में उसकी कीमत कम क्यों हो रही है? क्यों भाई?
क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो डेप्रीसिएट हो चुकी है, तुम उसे यूज़ कर चुके हो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है हमारे को ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, आपको डेप्रीसिएशन को घटाना होता है, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए आपको डेप्रीसिएशन को ऐड करना होता है। ये समझ लो, ये जीएनपी, एनपी, एनएनपी, एनपी जो पढ़ा है ना, इन सब में ये ग्रॉस और नेट का ही मांजरा है सारा का सारा। अब अगर मैं कह रही हूँ तुम्हें जीएनपी एमपी से अगर एनएनपी एमपी पे जाना है तो क्या करोगे तुम्हें पता है, जी मतलब था, दीदी ने बताया था ग्रॉस, और एन मतलब है नेट है, बाकी तो सब सेम है ना। तो हमें पता है भैया अगर हम ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें माइनस कर देंगे हम डेप्रीसिएशन को, तो हम ग्रॉस से नेट में पहुंच जाएंगे। ये अभी भी समझ में नहीं आया, दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, अब हम पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं अपना। हमने देखा यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू कितनी है, ग्रॉस वैल्यू है हमारी 20 लाख, इस पे प्लस कर दिया हमने अपना जो है, माइनस कर देंगे अगर इसमें से हम अपना डेप्रीसिएशन जो 5 लाख का है, तो हम आ गए ना अपनी नेट वैल्यू पे, हम अपनी नेट वैल्यू पे आ गए ना, हाँ जी आ गए। 20 लाख की हमारी स्कॉर्पियो थी, डेप्रीसिएशन हुआ इस पे अपने 5 लाख का, ठीक है। तो 5 लाख का डेप्रीसिएशन करते ही इसकी वैल्यू 15 लाख हमारी पहुंच गई। तो आपको फॉर्मूला पता चल गया, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रीसिएशन माइनस करना होता है। ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड होता है, नेट वैल्यू में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो अगर ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाओगे डेप्रीसिएशन घटाओगे, नेट से ग्रॉस में आओगे डेप्रीसिएशन बढ़ाओगे। तो इस रिदम को याद कर लो, ग्रॉस से नेट में जाएंगे डेप्रीसिएशन घटाएंगे, नेट से ग्रॉस में आएंगे डेप्रीसिएशन लगाएंगे, ठीक है। नेट से ग्रॉस में आने के लिए डेप्रीसिएशन लगाना होगा, मतलब नेट में डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी, और ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना है, डेप्रीसिएशन घटाएंगे, यानी कि अगर ग्रॉस में से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो, आप नेट पे पहुंच जाओगे। अब सब इरेज कर रही हूँ आ गया गाड़ियों की मदद से एग्जाम्पल समझ। ये देखो, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट, और नेट प्लस डेप इज इक्वल टू ग्रॉस। एंड नाउ यू नो वाई, क्यों? क्योंकि जो ये डेप्रीसिएशन है, जैसे 20 लाख की हमारी गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू थी, तो उस पर 5 लाख का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, तो नेट मतलब आज की दिस टाइम की वैल्यू पे आ जाएंगे हम उसकी, और नेट प्लस जो है डेप्रीसिएशन कर देंगे अगर हम, तो हम उसकी टोटल वैल्यू पे आ जाएंगे जो होगी उसकी ग्रॉस वैल्यू। समझ गए जी आप? ये देखो, यही चीज़ देखो इतने तरीकों से यहाँ पे मैंने पूरी स्लाइड में लिख रखी है, तुम इसे नोट्स में से रीड कर लेना, तुम्हें समझ में सब आ चुका है। तो ग्रॉस वैल्यू मतलब क्या होता है, नेट वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन, और जो है नेट वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन, और नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। ये देखो, ये कन्वर्जन को ऐसे याद रख लो, ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन नेट, नेट प्लस डेप्रीसिएशन करा तो ग्रॉस। तो ये आपके सीबीएसई के स्टडी मटेरियल की फोटो है, ये बना लो ऐसे एरो करके। ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करा तो नेट पे आ गए, नेट में से डेप्रीसिएशन प्लस करा तो ग्रॉस पे आ गए। आ गया ग्रॉस नेट डेप्रीसिएशन, सब समझ में। डेप्रीसिएशन क्या होता है अब एक बार देख लो। अब डेप्रीसिएशन होता क्यों है, एक डेप्रीसिएशन की बहुत अच्छी खासी आप डेफिनेशन देख लो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। गाड़ी आपकी फिक्स्ड एसेट थी, उसकी वैल्यू के फॉल को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। क्यों होता है वो, नॉर्मल वियर एंड टियर यूज करने से किसी चीज को, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहता है चीज डेप्रीसिएट होती रहती है, एंड अनफोर्सिन ऑब्सोलीजेंस, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू जो होती है उसका डेप्रीसिएट वो होती है वियर एंड टियर से। दूसरा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, जैसे टाइम बढ़ रहा है, पेंट खराब होगा गाड़ी का, बारिश में खड़ी है, कभी शीशा टूट गया, कुछ हो गया, डेप्रीशिएट होती है उसकी वैल्यू। और साथ ही के साथ में चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी, जो आईफोन 13 तुमने खरीदा था पिछले 1-1.5 साल पहले, समझ लो 13 कब आया, 2 साल हो गए 13 को आए हुए, जो 13 तुमने खरीदा तो आज उसकी वैल्यू कुछ कम है। आज जब तुम मार्केट में तुमने उसे 70 का खरीदा तो वो 70 का नहीं बिकेगा, 60 का बिक जाएगा, 65 का बिक जाएगा। चलो बहुत ज़्यादा, बहुत आईफोन का क्रेज़ हो रहा है, ठीक है, बट कुछ कम का तो बिकेगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गई है, अब आईफोन 15 आ चुका है, समझ गए। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो है, जैसे गाड़ियों के मॉडल बदलते रहते हो तो तब भी गाड़ी की वैल्यू कम होती है। तो वो क्यों हो रही है, डेप्रीसिएशन में चेंज इन टेक्नोलॉजी भी होती है। अब आईफोन 15 इतने का मिल रहा है तो 14 की जो है प्राइस थोड़ा सा कम क्यों करती है कंपनी, खुद भी तो कंपनी कम करती है। 15 आती है, 14 का प्राइस थोड़ा सा, हाँ बहुत नहीं करते, थोड़ा
सा कम कर दिया, क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट हो जाता है प्रोडक्ट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। भाई अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, अलग आ गई थोड़ी टेक्नोलॉजी। तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस का पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी में आपको पता है, जब आप जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी एमपी पे आ जाओगे, जीडीपी एफसी से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो एनडीपी एफसी पे आ जाओगे, वहीं पे प्लस कर दोगे इनको तो उन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपको ग्रॉस नेट वाला एग्जांपल पूरा समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड जीडीपी इफ एनडीपी इज इक्वल्स टू 350 करोड़ एंड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो हमें पता है क्या होगा, जीडीपी पे जाने के लिए, ग्रॉस पे जाने के लिए हम एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। 350 करोड़ में 100 करोड़ मिला है, 450 करोड़ आ गई हमारा जीडीपी, ठीक है। फिर फाइंड एनडीपी, यहाँ एमपीएफसी नहीं लिखा है, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नहीं लिखा है, खाली हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। फाइंड एनडीपी, एनडीपी के लिए जीडीपी गिवन है 500 करोड़ और डेप्रिसिएशन गिवन है 50 करोड़, ठीक है। तो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, 500 माइनस 50 करोड़ इज इक्वल टू 450 करोड़, ठीक है। इन सब के नीचे लिख दो, देखो मार्केट प्राइस इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि एमपी से एफसी में ऐसे चले जाओगे आप, नहीं, ये सब मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो आप, एमपी एमपी एमपी, ठीक है। समझ गए, अब आप इसका मीनिंग समझ गए हो। वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को कभी अगर आ जाए तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट होती है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन। जैसे कि मैंने क्या कहा था, हमारी गाड़ी की वैल्यू कितनी थी, 20 लाख थी, उस स्कॉर्पियो की वैल्यू 4 साल हो गए हमारे, 20 से 24 में आने में कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। लाइफ स्पैन कितना हुआ, 4, तो क्या हो गया ये 4 5 20, 5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन आ गया जी। समझ गए डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन ऑफ फिक्स्ड ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे। तो 20 लाख की स्कॉर्पियो तो 2020 मिली, 2024 4 साल बीत गए, 4 साल बाद कितनी वैल्यू हो गई, डिवाइड करा, आ गया 5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाए, डेप्रिसिएशन घटा दोगे नेट वैल्यू पे आ जाओगे, खत्म, कंप्लीट, आ गया ग्रॉस नेट। अब ग्रॉस नेट के बाद जो है हमने जी एन एन समझ लिया। अब जी एन एन के बाद क्या रिदम थी हमारी, डीपी एनपी। अब सीखते हैं डीपी और एनपी का कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। तो इसको समझने के लिए डीपी होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी होता है नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको समझने के लिए हमें पहले डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना पड़ेगा, और वो क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। तो आगे पढ़े, आई होप आपको सब कुछ चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, ये खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम सीखने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने वाला और ये जो अभी आगे पढ़ाने वाली हो। एक आखिरी रिवीजन ग्रॉस और नेट के कॉन्सेप्ट का, ग्रॉस में से डेप घटा के नेट पे आते हैं, ऐसी फिगर डायग्राम आप भी बनाना सीख लो। नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करा तो हम आ गए ग्रॉस वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना क्यों सीखना है, जब जीएनपी एनपी से डीएनएनपी एनपी पे जाना होगा तो तब डेप्रिसिएशन को माइनस और प्लस जो भी है वो हमें करना होगा, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि आप नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कैसे जाओगे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे कैसे आओगे। वो सब जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, टेरिटरी क्या है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जानने के लिए और नेशनल प्रोडक्ट जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि भाई क्या कमाई करी जाती है पूरे देश के अंदर, तो पूरे देश की पूरी टेरिटरी कितनी है, दैट यू हैव टू नो, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें, नेशनल इनकम जानना है आपको, ठीक है। आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब आप कर रहे हो नेशनल इनकम जानने के लिए। तो नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम, मतलब हमारे पूरे कंट्री की इनकम। तो पहले यहाँ कंट्री तो जानो, दैट कंट्री कहाँ तक किस किस की कमाई दिखते हैं हम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले हमारा कंट्री का पूरा लैंड मास आ जाता है, पूरी की पूरी हमारी कंट्री आ गई। जैसे ये हमारी कंट्री का मैप है, ये यहाँ से, तो पूरी की पूरी हमारी कंट्री जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। जो भी पैसा कमाया गया है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे लैंड मास के अंदर, वो इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा, हमारी जो बेस लाइन से जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशन एरिया होता है वो भी हमारी कंट्री की टेरिटरी में आता है, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री की बेस लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे एक ओशन है, हमारा दूसरा ओशन है, पता है ना, यहाँ बे ऑफ बंगाल है हमारी और अरेबियन सी है, ठीक है। ये अरेबियन सी हो गई, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, ओशन आ गया यहाँ पे। तो लैंड मास के साथ में हमारा जितना भी ओशन होता है 12 नॉटिकल माइल तक का, अब जैसे इंडिया की ये बेस लाइन है तो इससे 12 नॉटिकल माइल आगे तक का जितना ओशन है वो इंडिया का होता है। तो हमारा ओशन अप टू 12 नॉटिकल माइल वो इंडिया का है। तो जो भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक के ओशन में चल रही है उसकी सारी कमाई किसकी है, हमारी है जी, हमारा है वो ओशन। हमारी इंडिया की बेस लाइन से
12 नॉटिकल माइल्स तक जो डिस्टेंस होता है उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है उसकी कमाई हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में जोड़ेंगे, ठीक है। और क्या, एम्बेसी की, एम्बेसी में जो भी कमाई हो रही है, जो भी कुछ एम्बेसी में चल रहा है इंडिया की, वो हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, चाहे वो एम्बेसी कहीं भी हो। जैसे सपोज करो हमारी एक एम्बेसी है यूएई में, ठीक है, यूएई में हमारी एक एम्बेसी है, एक एम्बेसी है मेरी जापान में, ठीक है, मेरी मतलब मेरी कंट्री की, आई एम इंडियन, तो हमारी एक एम्बेसी है जापान के अंदर, जापान है, जापान की पूरी कंट्री है, जापान के लैंड मास के ऊपर हमारी इंडिया की एम्बेसी है। तो अब तुम क्या कहोगे, ये एम्बेसी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? तुम कह सकते हो दीदी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, क्योंकि जापान में खुली हुई है इंडिया की एम्बेसी। नहीं, अगर हमारी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी जापान के अंदर खुली है और ये एम्बेसी है, तो ये एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करी जाएगी। हमारी एक एम्बेसी खुली हुई है, इंडिया की एक एम्बेसी खुली हुई है फ्रांस के अंदर। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर, जहाँ वो पेरिस है ना, आईफल टावर वाला, ठीक है, फ्रांस के अंदर हमारे इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है। तो वो एम्बेसी किसकी होगी? फ्रांस के अंदर है फ्रांस की डोमेस्टिक टेरिटरी में, बट फिर भी अगर इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया की मानी जाएगी। अब अपनी कंट्री में बात करते हैं। ये हमारी कंट्री का लैंड मास है, ठीक है, यहाँ हमारी कंट्री के पूरे लैंड मास पे यहाँ पे एक जापान की एम्बेसी खुली हुई है, इंडिया के अंदर जापान की एम्बेसी खुली है। इस एम्बेसी को किसका कहोगे तुम? ये इंडिया की है? नहीं, ये जापान की है। जापान की एम्बेसी चाहे इंडिया के वो जो है लैंड मास पे खुली हो, बट वो जापान की होगी। ऐसे ही हमारी कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर कंट्री में हमारी एम्बेसी होगी, फ्रांस में भी है, यूके में भी है, हर जगह है। जहाँ जहाँ पे हमारी एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी होती है, वहाँ जाके वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो एम्बेसीज भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, किसकी? इंडिया की एम्बेसी। और नेक्स्ट क्या आता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? हमारे सी वेसल्स, शिप्स, ऑयल टैंकर्स इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। अब सपोज करो ये समुद्र है, ये क्या है? ये सी है। कहाँ के पास का है? ये भैया साउथ अमेरिका के पास का समुद्र है, ठीक है। बट इस समुद्र में एक शिप चल के जा रहा है, इसमें बहुत सारा तेल है, बहुत सारी स्पाइसेस है, समझ लो, तेल नहीं कहेंगे हम, कहेंगे कॉफ़ी और टी है, इसके अंदर भरी पड़ी है, शिप है, कार्गो शिप। ये शिप इंडिया का है, बट घूम रहा है साउथ अफ्रीका के वाटर्स के अंदर। आप मान लो साउथ अफ्रीका देश है ना, उसके पास में से समुद्र है, उसके समुद्र में हमारा एक शिप घूम रहा है। तो ये शिप किसका हो गया? साउथ अफ्रीका का हो गया, उनके शिप पानी में चला गया तो नहीं, हमारा शिप है। तो हमारे जितने भी ऑयल वेसल्स हमारा सामान लेके एक्सपोर्ट करने के लिए जितने भी घूम रहे हैं इधर से उधर, जितने भी दुनिया के जिस भी वाटर्स के अंदर, तो वो भी हमारे होते हैं, ठीक है। तो अभी ये नोट फॉर्म में दिखा दूंगी तो और समझ जाओगे। तो क्या हुआ? लैंड मास जितना भी हमारा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हुई, तो जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है हमारे लैंड मास में वो नेशनल इनकम में आएगी। नेक्स्ट, हमारे 12 नॉटिकल माइल्स तक में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हम काउंट करेंगे। एम्बेसीज में जो भी वो हमारी हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। नेक्स्ट, जितने भी हमारे सी वेसल्स हैं, एक शिप हमारा चाइना के वाटर में घूम रहा है, चाइना के समुद्र में एक शिप जा रहा है, रशिया हमारा, तो क्या वो चाइना का हो गया? वो शिप, उसका पैसा चाइना? नहीं, वो हमारा है, चाइना के पानी में घूम रहा है, तो क्या हुआ? वेसल तो हमारा है, कमाई तो हमारे को देगा वो, ठीक है। और कौन आते हैं हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपको नॉर्मल रेजिडेंट, सिंपल। नेक्स्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन? तुम नॉर्मल रेजिडेंट हो, मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। अगर हम 1 साल से ज़्यादा अपनी कंट्री में रह रहे हैं, एक कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री बी है, ठीक है, एक कंट्री ए है, एक आदमी है नॉर्मल रेजिडेंट है वो कंट्री ए का, ठीक है, वो कंट्री ए का नॉर्मल रेजिडेंट है, वो 1-1.5 साल से कंट्री ए में ही है, सारी कमाई भी, जॉब भी इसकी कंट्री ए में ही है, जो पैसा कमाता है उसको खर्च भी कंट्री ए में ही कर देता है, इसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री ए में ही है। तो मतलब ये कंट्री ए का नॉर्मल रेजिडेंट है। वहीं पे मैं कह रही हूँ ये एक इंसान है, ये एक आदमी है, रहने वाला तो ये कंट्री ए का है, बट जॉब करने यहाँ कंट्री बी में बाहर गया हुआ है, पैसा बी में कमाता है, बी में ही खर्च कर रहा है, थोड़ा बहुत पैसा अपने घर भिजवा देता है, तो वो कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ, वो एनआरआई हो जाता है। वो कौन हो जाते हैं? वो एनआरआई हो जाते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में है। बट हम डोमेस्टिक टेरिटरी में किसको कंसिडर करते हैं? नॉर्मल। जैसे तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी तो नॉर्मल रेजिडेंट है, उनका अपना जो पूरे के पूरा उनका फर्म है वो इंडिया में है, कमाई भी यहीं होती है, खर्चा भी हम सारा इंडिया में ही कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी हमारा इंडिया में हो रहा है, कंजम्पशन भी इंडिया में हो रहा है, और जो है सब कुछ इंडिया में हो रहा है। तो मेरे पापा कौन हो गए? वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के। मैं कौन हूँ? मैं इंडिया में पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर, मैं इंडिया में पढ़ा रही हूँ आप सबको, ठीक है, जो पैसा कमाती हूँ उसको
को यहीं पे खर्च करती हूँ सारे के सारे को, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। तो नॉर्मल और 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड मैटर करता है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से ज़्यादा एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अपनी कंट्री की रह रहे हैं और सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं करें, कमाने से लेके खर्च करने तक, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए। डोमेस्टिक टेरिटरीज के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो गए, अब जरा थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं जिससे लर्न कर पाओ। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। स्कोप क्या होता है? पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर, वाटर हो गए हमारा जितना हमारा पूरा लैंड मास, एम्बेसीज जितनी भी हो गई वो आती है हमारी, शिप, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, हमारे जितने भी शिप्स इधर उधर घूम रहे हैं, एयर वेसल घूम रहे हैं, फिशिंग वेसल भी मैंने शिप कराया था ना, कोई भी टाइप का फिर हमारा शिप जा रहा हो, चाहे मछली पकड़ने गया हो, चाहे तेल लेके गया हो, हमारा है, किसी के भी वाटर में हो हमारा ही रहेगा, वो होता है। एंड नॉर्मल रेजिडेंट, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट इज अ पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या है? दैट रेजिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मेरा घर भी इंडिया में है। द रेजिडेंट कैरीड आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। मेरी अर्निंग भी इंडिया से हो रही है, मैं स्पेंड भी इंडिया में करती हूँ और जो पैसा बचता है उसे जमा भी इंडिया के ही बैंक में कराती हूँ। ठीक है। हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाइज इन कंट्री। मेरा जो भी इंटरेस्ट है मेरी कंट्री में ही है, मैं कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। मेरे भैया बट बाहर है, मेरा भैया दुबई है, उसका दुबई में बिजनेस है, वो यहाँ नहीं रहता है, वो दुबई रह रहा है, दुबई में बहुत कमाई करता है। ठीक है, हमारे को भी पैसे भिजवाता है, बट ये नहीं है उसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट दुबई में, ही सेटल्ड इन दुबई, उसकी फर्म है अपनी दुबई में, वो दुबई में कमाई करता है। तो वो कौन हो गया? वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो दुबई में कमाई कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक दुबई में है। मैं हूँ इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रही हूँ। ठीक है, तो समझ गए अब आप। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या हो गई, हमें समझ में आ गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद नेक्स्ट हमें जानना है ये दोनों बहनों को, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और फुल मार्क्स मिलेंगे, बस ये डिफरेंस लिख देना है। फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम रिफंड की कमाई है जी। ठीक है, फैक्टर इनकम मेहनत करी, मैं मेहनत करी, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कोचिंग है मेरी, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 500 600 बच्चों का बैच ले रही हूँ, उन्हें पढ़ा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वो मुझे फीस देते हैं, वो मेरी फैक्टर इनकम है। बट क्या हुआ, ट्रांसफ़र इनकम भी मुझे मिल जाती है। कब मिलती है? जब भी मैं जो है मेरे से मेरे कोई रिश्तेदार मिलने आए, समझ लो, ठीक है, वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझे जाते हुए मेरी एक मान लो कि मेरी एक बुआ जी हैं, उन्होंने जाते हुए मेरे को 2000 रुपये दे दिए, ले सिमरन अपने लिए कुछ भी पसंद का खरीद लियो। तो वो क्या हो गई, वो मेरी ट्रांसफर, वो फ्री फंड, मेहनत थोड़ी करी मैंने, मुझे मिल गई वो इनकम। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई गवर्नमेंट से। ठीक है, तो वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। स्कॉलरशिप में क्या मिलता है आपको? उस वाले कोर्स की फीस नहीं देनी होगी ना, पैसा गवर्नमेंट भर दिया स्कॉलरशिप में, तो स्कॉलरशिप क्या है? ट्रांसफर। तुम कहोगे दीदी आपने मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी, मेहनत है? नहीं, पर वो पढ़ाई वाली मेहनत को मेहनत नहीं कहेंगे, वो स्कॉलरशिप हमारी ट्रांसफर इनकम हो गई। समझ गए? जितने भी ओल्ड एज लोग जिन्हें पेंशन मिलती है वो ट्रांसफर इनकम है, वो फ्री फंड की इनकम। ठीक है, इसे मैंने टैग लाइन दिया, ट्रांसफर इनकम, फ्री फंड की इनकम, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई। आपके पापा बिजनेसमैन है, आपके पापा सर्विसमैन है, जॉब कर रहे हैं, मम्मी है, पापा जो भी मान लो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रोज 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या पूरा दिन बिजनेस, संडे को भी टूर पे गए हुए हैं जी, तो वो क्या करें? मेहनत करें, कमाई करें, जो पैसा वो कमा के ला रहे हैं, पापा आपके, मम्मी आपके, वो फैक्टर इनकम है। वहीं पे तुम्हें जाते हुए चाचा दादा मामा मामी कोई भी 1000 रुपये देगा, 100 रुपये देगा, 200 रुपये देगा, वो तुम्हारी ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड की कमाई। समझ गए? कोई स्कॉलरशिप किसी को मिल गई, वो उसकी ट्रांसफर इनकम है, फ्री फंड की कमाई। किसी को अब डोनेशंस मिलती है, जैसे सपोज करो मेरी एक एनजीओ है जहाँ पे मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देती हूँ, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़े कोई इंसान है, वो काफ़ी पैसे वाले, उन्होंने कहा आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, वो मुझे डोनेशन देगा 10 करोड़ की, कि आप लगाओ, बढ़िया बढ़िया स्कूल्स खोलो बच्चों के लिए। तो वो 10 करोड़ की क्या आई? डोनेशन आई। तो वो मेरी फैक्टर इनकम नहीं है, वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। उस पैसे को कमाने के लिए मैंने मेहनत नहीं करी, कोई गुड नहीं बनाया, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो मुझे डोनेशन मिल गई। तो डोनेशंस आती है ट्रांसफर इनकम में। अब आप समझ गए, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, और ट्रांसफर इनकम जो है इसको ऐसे मतलब वो नेगेटिव वे में मत लेना, मतलब जिसके लिए मेहनत नहीं करी, फ्री फंड की कमाई। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। इट इज अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। फैक्टर इनकम क्या है? जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये हो गया। ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज रिसीव बाय नॉर्मल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री। हमारी जैसे हम कभी हम देखते हैं भैया नेपाल में अर्थक्वेक आया तो हमने उनको डोनेशंस दी,
तो या फिर हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो अमेरिका ने हमें कुछ डोनेशन दे दी, तो कंट्रीज़ को भी डोनेशन मिलती है, कंट्रीज़ को भी गिफ्ट्स मिलते हैं, कंट्रीज़ को भी ग्रांट्स मिलते हैं। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज रिसीव बाय नॉर्मल रेजिडेंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। ये क्या है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। वो मैं कह रही हूँ ना, फ्री फंड की कमाई, मतलब आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी है, आपने कोई गुड नहीं बनाया, ना ही आपने कोई मेहनत करके सर्विस दी है, तब भी आपको ये पैसा मिलेगा, वो ट्रांसफर इनकम। इट इज़ अर्न ड्यू टू सम प्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंस, इट इज़ रिसीव विदाउट एनी। अब इसमें प्रोडक्शन, मेरे पापा की कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा बनता है, हमारी बहुत सारे कपड़ा बनता है, वहाँ पे हम काम करके पैसा कमा रहे हैं अपना प्रोडक्ट जनरेट करके, तो इसलिए हम लोग फैक्टर इनकम कमाते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें सर्विस दे रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, क्या है? आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, वो एक फैक्टर सर्विस है। बट वहीं पर मुझे जाते जाते मेरी जो है दूर वाले तो कहाँ देंगे, मेरी कोई चाची हैं, उन्होंने मुझे दे दिए भैया 2000 रुपये, जाते जाते 3000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए, 500 दे दिए, चलो, तो उसमें मैंने कोई प्रोडक्शन तो नहीं करा, मैंने कोई मेहनत तो नहीं करी। हाँ, वो चाय पानी उन्हें पिलाया होगा, ठीक है, बहुत सारी बातें करी होगी बैठ के, वो अलग चीज़ है, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाया ना, तो वो पैसे जो मिला वो हो गई हमारी ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है। इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम इंक्लूड होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशन, एड, इसका रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, ये 2 साइडेड है, ये 1 साइडेड कॉन्सेप्ट है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा। समझ गए? डिफरेंस क्वेश्चन आंसर्स वाली पीडीएफ में से पढ़ लेना, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गई, नॉर्मल रेजिडेंट समझ में आ गए, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं इन बहन पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। जैसे हमें डेप्रिसिएशन बाबा ने बहुत हेल्प करी थी ना ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब अगर तुम्हें DP से NP में जाना हो, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में अगर आपको जाना हो, तो ये NFIA के बिना आप नहीं जा सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड NFIA क्या है। तो क्या है NFIA? NFIA है फैक्टर इनकम अर्नड बाय अ रेजिडेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। कुछ समझ नहीं आया? मुझे खुद ही नहीं आया, तो मैं समझाती हूँ अभी तरीके से, रुको। तो NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है NFIA? नेट फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितना पैसा हमने अब्रॉड से कमाया मेहनत करके, उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मेरी जो केचप वाली जो ब्रांड है ना, वो वर्ल्ड फेमस हो गया, ठीक है। मुझे अमेरिका से भी ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे दुबई से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं मेरे केचप के लिए, और मैं उसको एक्सपोर्ट कर रही हूँ भर भर के, तो वहाँ से जो कमाई आएगी वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रही हूँ, मेरे को जो है बाहर के भी स्कूल्स में, आप मान लो बाहर के बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि दीदी हमें पढ़ाओ, और मैं वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करा दूँ, वहाँ से मेरे को डॉलर्स में पेमेंट आ रही है। वो क्या हो गई? मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने सर्विस दी, पढ़ाया, उसके बदले मुझे पैसे मिले, मैंने केचप बेची अपनी फैक्ट्री की, उसके बदले मुझे पैसे मिले। तो जो भी पैसा हम बाहर के देशों को कोई गुड एक्सपोर्ट करके या कोई सर्विस एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, वो आता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली आपको एग्जाम में गिवन होगी कई बारी, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करोगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस कर दोगे, तो आप नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाओगे। जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब सुनो, डोमेस्टिक की बात हो रही है, खाली कंट्री के अंदर अंदर की बात हो रही है। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ना डोमेस्टिक मतलब क्या था, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या समझे आप? जो मांजरा कंट्री के अंदर अंदर चल रहा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसलिए NFIA ऐड नहीं होता। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA यानी कि जो फैक्टर इनकम बाहर से कमाई गई है उसे इंक्लूड नहीं करते। बट जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में हम जो है NFIA इंक्लूड करते हैं। और यहीं पे तुम्हारा सेकेंड रिलेटेड एग्रीगेट में जाने का तरीका समझ में आ गया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक घर घर की बात हो रही है, बाहर वाली इनकम छोड़ो, अभी घर घर की इनकम की बात हो रही है इसमें। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेशनल वो NFIA आपका इंक्लूड नहीं होता, नेशनल इनकम में NFIA इंक्लूड होगा। तो सब इरेज करके, जैसे हमने वो समझा था ना ग्रॉस से डेप्थ में जाने वाला जो कॉन्सेप्ट समझा था, वैसे ही तो ये चीज़ मैं तुम्हें यहाँ से भी दिखा देती हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया था। यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स का ना शॉर्ट फॉर्म बन रखा है, ये देखो। तो इसलिए जब हमें
नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना होगा तो हम NFIA को माइनस कर देंगे, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना होगा तो NFIA को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA इंक्लूड नहीं होता है। तो दैट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, ये लिख लो, और क्या है NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम, मेहनत की इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे देशों से जो कमाई है। बट जो नेशनल प्रोडक्ट होता है इट इंक्लूड्स NFIA, इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए आप फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर हमें DP से अगर NP पे जाना होगा तो क्या करेंगे? DP के अंदर तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना NFIA, तो DP में अगर हम NFIA इंक्लूड कर देंगे तो हम नेशनल प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। वहीं पे अगर हमें NP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट से अगर हमें DP पे आना होगा तो क्या करेंगे? तब हम NP से DP पे आना, तो मतलब DP पे तो भैया नेशनल NFIA इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे NFIA तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। समझ गए जी? इसको सिंपल देखो, डोमेस्टिक मतलब घर घर की बात हो रही है, तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो मतलब बाहर की इनकम है, तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम NFIA इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। और नेशनल प्रोडक्ट सब पूरे के पूरे देश की बात हो रही है, हर चीज़ को कंसिडर करेंगे तो इसमें NFIA इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब ये NFIA भी कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होता, उसको निकालने के लिए दो बच्चों से मिलना पड़ता है, फीफा और फीटा। क्या है फीफा फीटा जानते हैं? अब NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि NFIA भाई साहब भी ना कभी कभी हमें दे नहीं रखे होते डायरेक्टली, इसके दो बच्चे दे रखे होते हैं, इनमें से निकालना होता है। कौन होते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो मैंने पहले रीड करा था ना, फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो NFIA कैसे निकलता है? फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या हुआ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा मतलब जो हमने कमाया बाहर के देश से, फीटा होता है जो दूसरे देशों ने हमारे देश से कमाया होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। बट NFIA जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फीफा माइनस फीटा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फीफा फीटा, और आपको ढूंढने को अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने को आएगा तो तुम कहोगे अरे NFIA तो गिवन ही नहीं है, तो फीफा और फीटा से आप पता लगा सकते हो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA पे नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, और इससे उल्टा कर दोगे NFIA माइनस जो है अगर आप कर दोगे नेशनल प्रोडक्ट तो आपका आ जाएगा अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला समझ गए अब आप? क्यों नहीं करते हम NFIA डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? क्योंकि तब हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। हम ये चेक कर लो। अब एक ना क्वेश्चन करते हैं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोमेस्टिक इनकम, फाइंड डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज, या फिर आप क्या गिवन है? 850 करोड़। डोमेस्टिक इनकम गिवन है हमें नहीं गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है 850 करोड़, और NFIA गिवन है 30 करोड़। चलो निकालते हैं। तो भाई डोमेस्टिक इनकम कितनी गिवन है? पता नहीं जी दीदी, यही तो पूछा है। बट हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हमें डोमेस्टिक को ढूंढना हो तो हम नेशनल में से NFIA माइनस कर देंगे तो हम डोमेस्टिक पे पहुंच जाएंगे। तो डोमेस्टिक नहीं पता, नेशनल तो पता है 850 करोड़ है, NFIA 30 करोड़ पता है। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? बताओ जल्दी, कितनी आ जाएगी? 850 में से 30 माइनस करें, 820 करोड़ डोमेस्टिक इनकम आपकी आ गई जी। समझ गए? तो डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड नेशनल इनकम इफ डोमेस्टिक इनकम इज 700 करोड़। डोमेस्टिक इनकम गिवन है 700 करोड़, ठीक है। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा गिवन है आपको 50 करोड़। फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी, फीटा गिवन है आपको 20 करोड़। अब यहाँ पे NFIA नहीं गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड नेशनल इनकम। तो आपको पता है नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना था? नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए या नेशनल इनकम में जाने के लिए हम डोमेस्टिक प्लस NFIA कर देंगे, और ये पर NFIA तो गिवन ही नहीं है, कैसे जाए NFIA पे? तो NFIA नहीं गिवन तो क्या हुआ? फीफा और फीटा तो गिवन है, एंड वी नो NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। तो क्या करेंगे हम? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 700 करोड़ प्लस फीफा माइनस फीटा कर देंगे। फीफा कितना है? 50 करोड़, फीटा कितना है? 20 करोड़। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 700 प्लस 30 करोड़, ठीक है। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई? 700
30 करोड़। समझ गए? तो कई बार ऐसा होगा आपको फीफा फीटा गिवन होगा, NFIA नहीं गिवन होगा, तो भी आप इस एग्जाम्पल से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब एक फाइनल डिफरेंस चेक कर लो नेशनल इनकम का और डोमेस्टिक इनकम का। वैसे इतना पूछा नहीं जाता बट फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यहाँ पे जो है बाय रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है। नेशनल इनकम इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेशनल जो है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन नेशनल इनकम की आ गई। डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड NFIA एंड जो हमारी नेशनल इनकम है इट इंक्लूड्स NFIA। ठीक है, आप समझ में आ गया, आपको सारा समझ में आ गया। अब आप DP से NP पे जाना भी सीख गए हैं। अब आएंगे हम FC और MP पे। वो जो हमने अपने रिलेटेड एग्रीगेट में छोटे छोटे नीचे मेंशन नहीं करे थे, उन पे आएंगे हम अब। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया GG, NN, NN, DP, NP का आप इनको जान चुके, बट वो जो नीचे MP और FC लिखवाया था अब उन्हें जानते हैं। तो अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ने मदद करी, DP से NP पे जाने के लिए हमें NFIA ने मदद करी थी। तो भाई अगर हमें MP इज मार्केट प्राइस, इससे अगर FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं फैक्ट्री कॉस्ट कई बार कह देती हूँ, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या मदद करता है, या हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हेल्प करते हैं। BOP चैप्टर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ोगे, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जहाँ पे भी नेट वर्ड आता है ना कहीं ना कहीं माइनस होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें चाहिए होंगे, ज़रूरत पड़ेंगे MP से FC में जाने के लिए और FC से MP पे जाने के लिए। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हो गए हमारे, वो कैसे निकालते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो MP क्या होता है, सबसे पहले ये समझो मार्केट प्राइस। तुमने लेस का पैकेट चिप्स का लिया 20 रुपए का, दुकान वाले भैया से जाके 20 रुपए का चिप्स का पैकेट, उसके पीछे मोड़ के देखना, उसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अभी चेक कर लो, कोई भी चिप्स का पैकेट ले आओ, कोई भी प्रोडक्ट इफ़ यू विल परचेज इट, उसके पीछे जब उसका आप प्राइस देखोगे तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। तो MP में जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो इंक्लूडेड होता है, प्लस होता है। ठीक है, बट जो हमारा FC होता है, FC को मान लो आप फैक्टर कॉस्ट जो होता है, इसको मैं क्या कह देती हूँ, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब वहीं पे तुम्हें ना कोई फैक्ट्री मिल गई, वहाँ चिप्स बन रहा है लेस का, अगर तुम वहाँ से खरीदोगे तो वहाँ फैक्ट्री में उसकी कॉस्ट 20 रुपये नहीं होगी, उसकी कॉस्ट होगी 5 रुपये कम होगी। समझ लो 15 रुपये का वहाँ पे चिप्स मिल रहा होगा। तुम डायरेक्ट फैक्ट्री से जाके लोगे तो शायद वो फैक्ट्री वाले तुम्हारे को चिप्स कितने का दे दे, 15 रुपये का दे दे। क्यों दे देंगे 15 रुपये का? क्योंकि तब उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होंगे। अब इसको लेस के चिप्स से एग्जाम्पल नहीं लेते, इसको एक जैकेट से एग्जाम्पल लेते। एक जैकेट है, ठीक है, वो 2000 रुपये की बिक रही है। मेरी फर्म है, जैकेट बन रही, कंपनी है, जैकेटें बनाती हूँ मैं बढ़िया। ठीक है, 2000 रुपये की मेरी जैकेट मार्केट में बिकती है। ठीक है, तो तुम अगर किसी शोरूम से जाके मेरी जैकेट खरीदोगे, मेरे ब्रांड की जैकेट खरीदोगे, तो वो तुम्हें कितने की मिल रही है? 2000 की मिल रही है। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसमें NIT इंक्लूडेड है। वहीं पे तुम अगर मेरे फैक्ट्री पे आ गए, तो मेरी फैक्ट्री पे आए, देखना है मेरी फैक्ट्री कैसी हो, तुमने कहा दीदी ये जैकेट अच्छी लग रही है, ये हम ले जाए, तो मेरे पास होगी चांस कि मैं तुम्हें वो सस्ते में दे दूँ। मैं कहूँगी अरे कोई नहीं, तुम तो मेरे बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, तुम इसको ले जाओ 1500 में, तुम इसे 1500 में ले जाओ। अब मैंने 500 रुपये सस्ती क्यों दी? क्योंकि वो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हें मार्केट में लग के मिल रहा था, मैंने वो इंक्लूड नहीं करा। इनडायरेक्ट टैक्स हम खुद नहीं भरते, इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों से भरवाया जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स के नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा के देती हूँ, तुम इसे 1500 में ले जाओ। तो फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बिना मैंने तुम्हें वो दे दिया। मैंने क्या कहा, तुम बिना जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे करे 500 रुपये कम में 1500 में तुम्हें मैंने प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो आप समझ गए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप लेस का पैकेट खरीदते हो बाजार से, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लिखा होता है, और अगर वही फैक्ट्री से खरीदोगे तो वो कुछ सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर हमें MP में जो है माइनस कर देंगे NIT, तो हम फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाएंगे। जैसे 2000 की जैकेट है मेरी, उसकी ब्रांड की, ठीक है, उसमें से मैंने 500 रुपये का टैक्स हटा के तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे दे दी 1500 की, मैंने तुम्हें वो बेच दी। ठीक है जी, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन ने, मैंने डिस्काउंट कर दिया इतना। क्यों? ठीक है, टैक्स मेरे को इतने की पड़ी थी, मैंने इतने की दे दी। फैक्टर कॉस्ट पे मेरे को 1500 की पड़ती है, मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट पे मेरी जैकेट पड़ रही है 1500 की मेरे को, बट जब वो बाजार में बिकने जाएगी तो उसमें NIT प्लस होगा। ठीक है, NIT कितना है? 500 है NIT, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बन गई? मेरी जैकेट की मार्केट वैल्यू बन गई 2000 रुपये।
तो इसका अगर फॉर्मूला सिंपल अगर हम वैसे बनाएंगे, तो अगर आप MP से FC में जाएंगे, MP से FC में जाएंगे, NIT को घटा देंगे, FC से MP में जाएंगे, NIT बढ़ाएंगे। सिंपल, MP में से NIT माइनस कर दोगे तो FC पे पहुंच जाओगे, FC में NIT प्लस कर दोगे तो MP पे पहुंच जाओगे। दैट्स इट गाइस, समझ गए तुम रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल दूं, तुम्हें GDP MP से GDP MP से GDP FC पे जाना है, तो तुम बहुत आसान तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट NDP MP से NP FC पे जाने को कह दूँ तो भी कर सकते हो, फिर NFIA को भी लगा दोगे तुम। तो न्यूमेरिकल्स की भी एक अलग वीडियो आएगी, यहाँ पे सिंपल अभी MP to FC का एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब जो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ये भी कई बार ना डायरेक्टली गिवन नहीं होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं हम, छुपे हुए आ जाते हैं कई बार। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू NIT इज इक्वल्स टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसका ये फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है ना, जैसे GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे लगते हैं। तो अगर आपको NIT निकालना और एक डायरेक्टली एग्जाम में गिवन ना हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है, जैसे सिलेंडर पे मिलती है, देखा कभी कभी सिलेंडर बहुत महंगा हो जाता है, 1200 का हो गया, जो है इतना महंगा हो गया, तो नॉर्मल हाउस होल्ड भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है कि 300-400 रुपये गवर्नमेंट पे कर दिए, हमारे को सिलेंडर पड़ गया 1000 का मान लो या 800 का मान लो, हमें पड़ गया, ठीक है। तो सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको MP पूछा जाएगा, MP बताओ क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए 200 रुपये, सब्सिडी हो गई 50 रुपये, ठीक है, और फैक्ट्री कॉस्ट है 600 रुपये। फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें पता है भैया, फैक्ट्री कॉस्ट से अगर हमें मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्ट्री कॉस्ट में हम NIT मिला देंगे तो हम मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने करा 600 रुपये प्लस NIT का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, तो 200 माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल टू MP। तो क्या आया, 600 प्लस 200 माइनस 50 कितना हो गया, 150 इज इक्वल टू MP। तो MP कितना आ गया, 600 700 750 हमारा MP आ गया। समझ गए जी, समझ गए बिल्कुल पक्के से। एक बार दोबारा लिख लो इसको, यहाँ से चेक कर लो। अब ये वाली फ़ोटो स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ये तो मुझे बहुत बढ़िया एक PDF में से दिखा तो मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर दिया कि ये आपको ना इसको स्क्रीनशॉट लगा लेना इको के पेपर से पहले अपने मोबाइल पे, इस इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को। मार्केट प्राइस में से NIT घटाओगे तो फैक्ट्री कॉस्ट पे आ जाओगे, फैक्टर कॉस्ट में NIT मिलाओगे तो मार्केट प्राइस। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, इसे लगाना वॉलपेपर पे, इको के पेपर के समय पे फ़ोन पे, सब आ जाएगा। सारे न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 7 में आ गया अब आपको। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ये वाला कन्वर्जन।